मेरा देवर बहुत छोटा था और लाडला था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और वो बहुत छोटा था। मैं भी उसको प्यार से गले लगा लेती थी और वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन समझता था और मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरे पति और घर वाले सब एक शादी पर चले गए। पति ने कहा मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना, रात को उसको डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर उसको सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उसने मेरे साथ, मेरा नाम हुस्ना है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में मेरा एक छोटा देवर भी है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 3 बड़े भाइयों की छोटी बहन थी, लेकिन मेरा कोई छोटा भाई नहीं था। इसलिए मुझे एक छोटा भाई हमेशा से ही चाहिए था। मैंने सोचा कि भाई तो अब नहीं मिल सकता, पर देवर ही भाई की सूरत में मिल गया है। घर में मेरी सास नहीं थी, लेकिन मेरी 2 ननंद रहती थी और मेरे ससुर भी रहते थे। मेरे देवर का नाम राहुल था। वो पूरे दिन मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। शादी के बाद पता नहीं उसको क्या हो गया था कि वो बस मेरे ही पास में बैठा रहता था कि मेरी भाभी सबसे प्यारी है, भाभी के साथ बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। देखने में तो मैं वाकई बहुत खूबसूरत थी। तभी तो मेरे अपने पति के दिल में मैंने जीत लिया था। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी आंखों में खौफ सजाए खुश थी। सोचा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। पति को पहले से जानती थी, लेकिन मोहब्बत की शादी नहीं थी। दरअसल हमें एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वहीं पर मेरे पति ने मुझे पसंद कर लिया और उसके बाद रिश्ता भेज दिया। वो कहते थे कि मेरी तरफ से ये पसंद की शादी है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हमेशा मेरे घर वालों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना और मेरे छोटे भाई में तो मेरी जान बसती है। मैं सारी ज़िंदगी बाहर के शहर रहता हूँ। अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। जब मैं वापस आया तो छोटा राहुल 7 साल का हो चुका था। उसके बाद तो मैं वापस आया हूँ। 7 साल के बाद मैंने उसको देखा है। वहाँ पर बुरी तरह मैं फंस गया था, इसलिए फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी उनसे दूर दूर ही रहा हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में तो फिर नौकरी के सिलसिले में। बस अब ख़ानदान के साथ रहना चाहता हूँ। तुम भी मेरी फैमिली हो और ये सब भी, इसलिए उनमें कोई फ़र्क झगड़ा ना करना। मैं तो अपना घर बसाने के लिए आई थी और दिल में ये ख्वाहिश थी कि सबसे साथ अच्छे तरीके से रहूँगी। मैं कोई खाने की चीज़ बनाती तो सबसे पहले राहुल को देती थी। वो भी बहुत खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए बाहर से कोई चीज़ भी ले आता। इतना प्यार आता मुझे उस पर कि कभी मैं उसे गले भी लगा लेती थी। हम लोग जब कभी घर से बाहर कहीं बाहर जाते तो वह बहुत बेचैन हो जाता था। एक दफ़ा मायके रह निकली गई। मेरा मायका दूर नहीं था, इसलिए 2-3 दिन रहने के बाद वापस आ गई। वापस आई तो राहुल रोता हुआ मेरे गले लग गया। कहने लगा कि आपकी बहुत याद आई है। सब लोग कहते हैं कि कितना प्यारा करता है वो तुमसे, लेकिन वह स्कूल नहीं जाया करता था। सब लोग कहते थे कि स्कूल नहीं जाता है, ये बड़ी बुरी आदत है, इसको स्कूल जाना चाहिए। वो कहता था कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इसलिए मेरा पति कहता था बना बनाया कारोबार है, इसको कारोबार समझा देंगे, अपना काम करेगा। पढ़ाई तो उनको करनी होती है जिनको नौकरी करनी होती है, इसको क्या ज़रूरत है। मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है कि कम से कम मेरा भाई तो बैठ कर खा सके। इसलिए तो वो इसका सबसे लाडला भी था और खासा बिगड़ा हुआ भी था। लेकिन कभी कभी तो अपनी बड़ी बहनों के साथ बदतमीज़ी भी करता था, लेकिन मेरे साथ हमेशा इज्जत से पेश आता था। एक दफ़ा मेरी ननद के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो उसने अपनी बहन को ही बातें सुनाई। उससे कहा कि बातें तो आप ऐसे कर रही हो कि खाने में नमक ज़्यादा कर दिया है, जैसे तुम बहुत बड़ी खाना बनाती हो। अभी भाभी के आने से पहले तो तुमने बिरयानी में रंग भरे थे और सारे खानदान वालों का पेट खराब हो गया था। वो भी सबको याद है। 1000 रुपये की बिरयानी के लिए 5000 का खर्चा हो गया था। मैंने मुस्कुरा दी और मेरी ननद ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कहा कि कितना बदतमीज़ हो गया है ये। वो इसी तरह मेरा साथ देता था और एक तरफ से हमारी टीम भी बन गई थी। वो कहता था कि मैं तो आपकी ही तरफ हूँ, हमेशा आपका साथ दूंगा।
आप बहुत अच्छी है, आप किसी से नहीं डरना। अगर भाई भी कभी आपसे नाराज़ हो गए, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा रहूँगा। मुझे उस पर बहुत प्यार आता था। वह बहुत अच्छा बच्चा था। राहुल को मैंने समझाया कि तुम स्कूल जाया करो। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मानूंगा, आपके लिए जान भी दे दूंगा, लेकिन स्कूल ना भेजे मुझे। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी सबसे अच्छी भाभी है। मैं हमेशा आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे ये सारी बातें मत कहे। आप बताएं आपको क्या खाना है, आपके लिए लेकर आता हूँ। आप समझिए कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। एक पढ़ा लिखा इंसान जब कारोबार करता है तो उसका एक अलग स्टाइल होता है, और अनपढ़ इंसान जब कारोबार करता है तो वो कारोबार पढ़े लिखे इंसान की तरह नहीं कर सकता। बस इतना याद रखना। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति घर पे नहीं था और मेरे घर में मेरे पति का एक कज़न आया। जब उसने मुझे नमस्ते किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इस बात की नज़र अंदाज कर दिया। राहुल ने यह बात नोटिस कर ली। मैं किचन में चाय पकाने गई तो उसने मुझे आकर कहा कि उसने आपके साथ बदतमीज़ी की है। आपने उसको कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह घर में लड़ाई बन जाएगी। मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, सब कहेंगे कि आते ही लड़ाई डाल दी घर में, और वो फिर तुम्हारी बहन का होने वाला ससुराल भी है। ऐसी बातें नहीं की जाती। तो मुझसे उसने कहा कि वो आपका हाथ पकड़े और आप चुप कर जाएं, क्योंकि वो मेरी बहन का ससुराल है। ये क्या बात हुई? ये हरकत आपको किसने सिखाई है? कोई आपको छेड़ेगा तो आप उसे छेड़ने देंगी? मैं छोटे राहुल की बात सुनकर हैरत थी कि किस तरह वह बड़े मर्दों की तरह गुस्सा हो रहा था और मुझे भी समझा रहा था। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन बहन बेटी का मामला था और मेरे लिए मेरे ससुराल का मामला था। ये भी हो सकता था कि उसने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया है, जबकि मैं अच्छी तरह समझती थी कि गलती नहीं हुई थी। वह सख्त मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने राहुल को कहा कि छोड़ो, पहले गलती समझकर माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन राहुल ने तो उसे बदला लिया। उसने उसकी चाय में लाल मिर्ची डाल दी, वो भी इतनी ज़्यादा लाल मिर्ची कि सिर्फ एक घुट पीने से ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसका सांस लेना बंद हो गया। अच्छा भला तमाशा बन गया। मेहमानों के जाने के बाद मेरी ननद ने राहुल को बहुत मारा, इतना मारा कि वह बच्चा रोता हुआ छत पर चला गया और कुछ घंटे तक वहीं बैठा रहा। खाना भी नहीं खा रहा था। मैं छत पर गई उसे मनाने के लिए। जब मैं उसको तसल्ली दे रही थी तो रोते रोते मेरे गले लग गया। अब मुझे अचानक से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं फ़ौरन उससे दूर हो गई। उसने कहा क्या हुआ भाभी? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम चलो मेरे साथ तुम चलो मेरे साथ नीचे। और दुबला बता रही थी कि तुमने खाना भी नहीं खाया। खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आ जाओ नीचे, भाई भी तुम्हारे आने वाले हैं। और फिर इस तरह भाई को सारी बातें पता चल जाएगी और वो हो सकता है वो भी तुम पर गुस्सा करे। मैंने राहुल को समझा कर उसको नीचे ले आई। वो खाना खाकर मेरे साथ ही खाया करता था। एक दिन उसकी बहन ने उससे कोई चीज़ मंगवाई तो वह कहने लगा बहुत गर्मी है, मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरी ननद ने कहा कि अभी 5 मिनट पहले भाभी के लिए गए थे चीज़ देने, वो तुम्हारी लाडली है, हम तुम्हारी सगी बहनें, हमारे लिए नहीं जाओगे और उनके लिए गर्मी में जा रहे हो। तो राहुल ने कहा कि उनके लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम लोगों के लिए तो मैं गली के नुक्कड़ तक भी नहीं जाऊँगा। उसकी बहनें तो और भी ज़्यादा चिढ़ गई और मैं भी हैरान हो गई कि कैसे मेरे लिए अपनी बहनों से लड़ रहा था। कल को वो मैं कहेंगी कि इसी ने इसको कोई पट्टी पढ़ाई है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वह कोई बात समझता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। एक दिन मेरे ससुर और पति को रात के लिए घर से कहीं जाना पड़ा था। मेरे पति ने कहा कि राहुल को अपने कमरे में सुला लेना,
वो अकेला सोने से डरता है। बहनें भी शादी में जा रही थी। वो देर से आएंगी। पहले तो वह बाबा के कमरे में सोता था, लेकिन अब वो भी उनके साथ जा रहे थे। अब बहनें उसे अपने पास सुलाएंगी नहीं, उससे उनकी बनती नहीं, इसलिए तुम उसे अपने कमरे में सुला लेना। तुम्हें भी अकेले में डर नहीं लगेगा। मैंने कहा ठीक है। जब रात हुई तो मैंने उसको कहा कि आ जाओ कमरे में, सोने का वक्त हो गया है। राहुल मेरे कमरे में आकर सो गया। अभी शादी ही हुई थी, अभी अभी कमरा सेट हो रहा था। मेरे कमरे में 2 ही सोफ़े थे जिन पर कोई सो नहीं सकता था। जाहिर है उसको बेड पर ही सोना था। मैंने भी बच्चा समझकर उसे अपने पति की जगह पर सुला दिया और खुद भी करवट लेकर सो गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका हाथ अपने हाथ में महसूस किया और कहा कि यह क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अचानक से ही वो पटरी से उतर गया। बुरी और फिजूल बातें करने लगा। मैं सुनकर हैरान रह गई। उसने ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मैं शर्म से पानी हो गई। मैंने कहा कि किस किस्म की बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ से सुनी है तुमने ये सब बातें। कहने लगा कि बहुत जगह से सुनी है और आपके लिए ही बचा कर रखी थी। वो तो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था जैसे वो कोई बच्चा नहीं, कोई जवान मर्द है। और फिर उसने मेरी इज्जत पर हमला किया। उसने कहा कि मैं कोई 11 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी उम्र 15 साल है। भाई तो शहर बाहर के शहर में रहते थे, उसे क्या पता कि मेरी उम्र क्या है। ये तो मेरा कद नहीं बढ़ रहा, मेरे अंदर बच्चों वाला कुछ नहीं है। मुझे बच्चा समझकर माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ क्यों कर रहा हो था? तुम्हारे लिए अपनी बहनों से लड़ाई कर रहा था। तुम्हारे लिए धूप में अपना मुंह जलाने के लिए निकल जाता था, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा और तुम तो भाई का इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। मैं सारे घर वाले को बता दूंगी। उसने कहा कि हाँ, बता दो सारे घर वालों को। कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं कहूँगा तुमने ही मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं हैरान और परेशान रह गई। उसने फूलदान उठाकर मेरे सिर पर दे मारा और मैं नींद में बेहोश हो गई। सुबह उठी तो मेरे से मेरी सबसे कीमती चीज़ छीन ली गई थी और मुझे पता ही भी नहीं चला था कि मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँ। मेरा पति और ससुराल वाले वापस आ गए। जब अपनी बेगुनी का शोर डालने की कोशिश की तो इससे पहले ही मेरे देवर ने घर वालों को सब कुछ बता दिया था कि उसने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की है। मेरा पति मुझसे गुस्सा हो चुका था। सब मुझ पर बुरी बुरी बातें कह रहे थे और भाभी की तो जुबान भी नहीं रुक रही थी। जब मैंने अपने पति से कहा कि इसने ये सब कुछ किया है, उस दिन भी उसने मुझे गले लगाया था, तो ये मुझे ऐसे गले लगा रहा था जैसे आप मुझे गले लगाते हैं। मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि एक तो किसी के साथ मुंह काला किया है मेरी गैर मौजूदगी में, और अब मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अरे तुम जैसी लड़की एक मर्द के सहारे नहीं रह सकती। खूबसूरत हो ना, अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर होता है। जब आईना देखती हो तो सोचती हो कि एक मर्द के सहारे कैसे रहूँगी। ये खूबसूरती तो बाकी मर्दों को भी बांट लेनी चाहिए, और भी चाहने वाले मिल जाएंगे। और तुम्हें जब कोई और नहीं मिला तो तुमने मेरे छोटे भाई को इस्तेमाल किया। इस बेचारे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा इन बातों का। तुमने इसे वक्त से पहले जवान कर दिया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुमने। तुम जैसे औरत का पता नहीं मैंने कैसे अपनी निगाह में ले लिया। तुम्हें तो बाज़ार में बैठना चाहिए था। निकल जाओ मेरे घर से।
मेरे पति ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। मैं उसके कदमों में बैठी थी, लेकिन उसके बाद मैं उसके कदमों से उठ गई, क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। बिना सोचे समझे जाने, बिना किसी सफाई के उसने वो बात मान ली जो मेरे देवर ने कही थी, और मुझे अपने पति ने घर से निकाल दिया। मैं अपने पापा के घर चली आई। माँ बाप बेटी वाले थे, तो वो क्या कर सकते थे। उनकी और 4 बेटियां भी थी। घर में ही रहने लगी। पति छोड़कर गया, वापस आना ही नहीं, यहाँ तक कि बातें करने के लिए भी नहीं। मेरे बाबा ने कहा कि बातें तो करो, बैठकर इस बात का हल निकालते हैं। पति ने कहा कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह बच्चा मेरे देवर का है या मेरे पति का। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं कहीं की भी नहीं रह गई थी। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे बुरी किस्मत की लड़की हूँ, और मेरे साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। मेरे घर वालों को तो मेरी सारी बात बताई थी। वो भी मुझसे ही बातें सुनाने लगे कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं चला। औरत को तो पता चल जाता है कि मर्द उसके बारे में क्या सोच रहा है। मैंने कहा कि मैं तो उसको बच्चा ही समझ रही थी, मुझे क्या पता था। मेरा पति मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहता था। मैं उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसको वॉइस मैसेज करती थी, रोती थी, लंबे लंबे 10 मिनट के मैसेज भेजती थी, लेकिन वह मुझे जवाब नहीं देता था। मैंने उसे कहा कि एक ना एक दिन तो तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिर मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। रिश्तों को इतना मत उलझाओ कि फिर तुम सुलझा ही ना सको। लेकिन मेरा पति जवाब भी नहीं देता था। फिर उसने मेरा मैसेज पढ़ सुनना भी छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था। जब एक दिन मेरा पति घर आया, उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि वो सख्त पिछले 8 महीने से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। आज मेरे घर में सर झुकाए खड़ा था। उसने मेरे बाबा से कहा कि मुझे अकेले में बात करनी है। मैंने कहा कि क्या बात करनी है, क्यों आए हो यहाँ पर। बाबा ने हमें अकेला छोड़ दिया। अब उसने मुझसे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में बहुत परेशानियाँ आई हैं। कहते हैं कि जिस घर में किसी मासूम के आंसू बहते हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है। मेरी बहन को तलाक हो गया है। उसका निकाह हुआ था, लेकिन उन लोगों ने तलाक दे दी, जबकि वो अभी तक रुखसवा भी नहीं हुई थी। छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई और उसकी एक हड्डी टूट गई। और तुम जानती हो राहुल के साथ क्या हुआ है? उसे कैंसर हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे बचाना है 1 करोड़ रुपया लगेगा। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और उसके पास शायद 1 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया कि वो तुम पर नज़र रखता था। उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें मैं बहुत बुरा भला कहा। अपने भाई की मोहब्बत में मैं अंधा हो गया था। समझता था कि वो तो बच्चा है, लेकिन आजकल कोई बच्चा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो। वो छोटा सा बच्चा है, दिन रात रोता रहता है, कहता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैंने अपने पति से कहा कि मैं तो वही हूँ जिसको तुम बाज़ार में बिठाना चाहते थे। आज अपने घर वापस ले आने के लिए आ गए हो। मैंने पति की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा कि भगवान भी कहता है कि कोई भी फैसला करने से पहले बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कम से कम तुम पूछ तो लेते मुझसे। तुमने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया। और जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो तुमने क्या कहा था? तुमने ये कहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है।
इसको गिरा दो। अब यह बच्चा और मैं तुम्हें कबूल कैसे हो सकती हूँ? मुझे तलाकनामा भेज देना इस बच्चे की परवरिश के बाद, नहीं तो मुझे तुम पर केस करना पड़ेगा। मैंने कहा और मैं वहाँ से चली आई। मेरा पति मुझे पुकारता रह गया, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। कितने जख्म लगाए थे उसने मेरे दिल पर। जब भरोसा ही ना करे कोई आप पर, तो उसके लिए फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो मेरे बाबा के साथ कोई बात करता रहा। उसके बाद 3-4 दफ़ा घर आया। मैंने बाबा को कह दिया कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, अपने और अपनी औलाद के लिए खुद ही कुछ कर लूँगी। बाबा ने कहा कि ऐसी बात क्यों करती हो? हम क्या मर गए हैं? जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी। वैसे तो मेरा भी इस वक्त में बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन मैं अपनी बेटी को बहादुर बनाऊंगी, यही सोचकर मैंने उसे दिल से लगा लिया। बेटी की पैदाइश के बाद पति को पर केस कर दिया और उसे तलाक लेकर अपने घर में रहने लगी। घर में ट्यूशन पढ़ाती थी, फिर धीरे धीरे और काम भी करने लगी। फिर जब बच्ची बड़ी हो गई तो एक ऑफिस में जॉब कर ली। अब अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उसको ख्याल रखती हूँ। मेरा देवर अभी भी इस दुनिया में है। वो लोग जो कहते हैं कि उसे कैंसर है, लेकिन शायद उसे कोई और ही बीमारी थी और अब मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी ज़िंदगी गुजर रही है। अब मैं अपना फ़ैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। आप लोग बताइए कि जो मैंने किया वो ठीक किया या गलत। मेरे पति ने मेरा दिल तोड़ दिया था। अगर वो मुझ पर उस वक्त भरोसा कर लेता कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, आज हमारी मोहब्बत भारी पड़ जाती। उसने मुझ पर मोहब्बत की शादी की थी, मोहब्बत का दावा किया था कि मुझसे मोहब्बत करता है और फिर उस मोहब्बत को मजबूत होना चाहिए था। भगवान ने मर्द को मजबूत बनाया है तो फिर उसे ज़्यादा मजबूती का इजहार करना चाहिए। उसको समझना चाहिए था जब उसने मेरे किरदार पर वार किया और मुझे कहा कि तुम जैसी औरत को बाज़ार में बिठा देना चाहिए, तो क्या ऐसा मर्द कल को मेरा पति कहला सकता है? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह देता है। अगर गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है और गुस्से में कही बातें की कोई अहमियत नहीं होती, तो दुनिया में जितने भी लोग को तलाक होता है वो सारी गुस्से में ही तो होती है। फिर तलाक को क्यों मान लिया जाता है? अगर तलाक गुस्से में हो जाती है तो फिर गुस्से में इंसान की बातों को आप ये नहीं कह सकते कि उसने कह दिया तो उसकी क्या अहमियत नहीं है। अभी किसी ने किसी को प्यार से भी तलाक दी होगी, गुस्से में तलाक को कबूल हो जाता है तो फिर बाकी बातें भी उस समय में अपनी जगह ठीक होती है। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं ये ना करती तो मैं अपने पति की ना तो कभी इज्जत करती और ना ही उससे मोहब्बत करती। जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ मोहब्बत भी नहीं हो सकती। हम जिसकी इज्जत करते हैं उससे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि इज्जत ना हो और मोहब्बत हो। अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उसी की जिम्मेदारी समझकर मैं सारी ज़िंदगी उसकी देखभाल करूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उसे बहादुर बनाऊँगी। कल को कोई राहुल इसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सके। आप लोग ज़रूर बताइए कि मैंने ठीक किया या गलत, और मेरी बेटी की अच्छी नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरी कहानी सच्ची कहानी है। धन्यवाद दोस्तों।